देखो इसमें कल हम लोगों ने एक जनरलाइज डिस्कशन ये किया था। जनरलाइज डिस्कशन था कि दैट इंटेंसिटी इज ऑलवेज पावर एंड डिवाइडेड बाय द एरिया। एक जनरलाइज फॉर्मूला ये दिया था और कंपैरिजन कराया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले के साथ। उसको भी देखा जाए, अगर इंटेंसिटी अगर पॉइंट सोर्सेज की बात करते हो आप, फॉर ए पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी इज द पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये बता देना, कंफर्म कर देना, कल वाली क्लासेस में ये हुए ही नहीं। इंटेंसिटी ऑफ अ लाइन सोर्स की अगर हम बात करें तो इट वाज पावर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल। था ऐसा कुछ? यस सर। और ये इंटेंसिटी अगर ड्यू टू अ लार्ज शीट की बात करें, अगर लेकिन सरफेस की बात करें इंटेंसिटी की, तो कंपैरिजन करोगे उससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इनफाइनाइट शीट्स जब लेते हो आप, तो उनके लिए, इनफाइनाइट शीट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन ये तब लिखते थे जब उस इनफाइनाइट शीट के एक साइड पर चार्ज हो खाली। अगर उसमें दोनों साइड चार्ज है, मतलब राइट साइड पर भी सिग्मा डेंसिटी का चार्ज हो और लेफ्ट साइड पर भी सिग्मा डेंसिटी का चार्ज, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर, तो ये 2 हट जाता था वहां से और तब ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाता था। और सिग्मा को लिख सकते हो क्यू अपॉन ए, और हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन को ही कंपेयर कर रहे हैं। जो क्यू बाय एप्सिलॉन फ्लक्स था, इसका ही कंपैरिजन पावर से कर रहे थे। तो इस कंपैरिजन से निकाल सकते हो कि जो इनफाइनाइट शीट्स होंगी उनके लिए फॉर्मूला बनेगा पावर डिवाइडेड बाय द एरिया, पावर बाय एरिया। और ये सब जनरलाइज्ड है फॉर साउंड वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि लाइट के लिए। इसके अलावा ये उसमें भी वैलिड है अगर वेव स्ट्रिंग के अंदर हो। 3 तरीके की वेव है स्ट्रिंग में, साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि लाइट की वेव। याद रख पाओगे इस फॉर्मूले को? इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी साउंड वेव की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का कंपैरिजन करके। यस यस ठीक है। सर। उसके अलावा अलग अलग टाइप ऑफ वेव के लिए, जैसे अलग अलग टाइप की वेव थी, तो एक और, ये तो हमारा जनरल डिस्कशन था। उसके अलावा कल हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इनमें से कोई भी वेव ले लो आप, साउंड की वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे स्ट्रिंग वाली वेव हो, किसी के लिए भी, फॉर एनी वेव द इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ द वेव। ये भी कल डिराइव हुआ है, ये डेरिवेशन कल की गई है। ये भी जनरल फॉर्मूला है तीनों के लिए, साउंड के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए और स्ट्रिंग के लिए। हाँ, डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, बस इसका फर्क डाल देते हैं, क्योंकि साउंड की वेव एक मैकेनिकल वेव है, स्ट्रिंग वाली भी एक मैकेनिकल वेव है। तो फर्क सिर्फ इतना कर दोगे आप कि जब साउंड या स्ट्रिंग वाले वेव आएंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली यूज करेंगे। और उस हिसाब से हमारा ये आंसर बना था कि इंटेंसिटी फॉर ए साउंड वेव, क्योंकि साउंड में मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी की डेंसिटी, और मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो हमने कहा था एसएचएम से याद कर लो।
मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम का जो फॉर्मूला था वो याद करने के लिए कहा था कि इट वाज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसकी जब डेंसिटी निकालनी होगी तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। जिस मीडियम के अंदर वेव जा रही है उस मीडियम की डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और स्पीड ऑफ द वेव। यही काम उसमें भी करोगे जहां पर वेव स्ट्रिंग में आ रही है, उसमें भी यही काम करेंगे, सेम फॉर्मूला, हाफ डेंसिटी ऑफ दैट स्ट्रिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में थी। कल के क्लास में ये बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी बराबर ही आती है। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा बना था, हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अब आप यहां तक बताओ, क्योंकि ये सब पुरानी पहले की क्लास का है। yes, कोरिलेट करना होगा, याद करना होगा। दोनों ही वेव, मतलब वेव का दोनों चैप्टर चल रहा है, सब मैकेनिकल वेव भी चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बट डिफरेंस इतना ही ध्यान रखिए, एक में एनर्जी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है, तो एक में एनर्जी एसएचएम की वजह से एनर्जी है, तो वो ये वाली एनर्जी यूज करेंगे। दोनों का कॉमन फॉर्मूला यही है। हाँ, साउंड के केस में साउंड, ये सब यहाँ तक कॉमन है, बट साउंड के केस में एक अलग से भी फॉर्मूला बनाया जाता है ओनली फॉर द साउंड वेव। क्योंकि साउंड की जो वेव होती है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में दी जाती है, तो ये एक अलग से फॉर्मूला साउंड के लिए बनाया हुआ है, सेपरेट फॉर्मूला फॉर द साउंड वेव। और वो सेपरेट फॉर्मूला साउंड वेव के केस में होता है मैक्सिमम, मतलब कि प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी मैक्स, प्रेशर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेंसिटी इनटू स्पीड। ये एक सेपरेट फॉर्मूला स्पेसिफिकली साउंड की वेव के लिए। सर जी बताएं अभी तक। सर जो ईएम वेव की इंटेंसिटी है वो तो एवरेज वाली आई थी ना? हाँ वो एवरेज ही है, एवरेज ही है, एवरेज ही पूछते हैं, इंस्टेंटेनियस कोई नहीं पूछेगा। मुझे एक बात बताओ पहले, तो ये उससे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इंटेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ताकि फॉर्मूला याद रखने में आसानी होती है। पावर का कंपैरिजन फ्लक्स के साथ किया मैंने, और बाकी एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट करके ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और ये वाले जो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले बना रहा हूँ, ये फॉर्मूले इससे बना रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड लगा करके। बाकी तुम्हें ये समझना होगा कि भाई एनर्जी जो है वो मैकेनिकल फॉर्म में रखनी है कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रखनी है, तो वो डिपेंड करता है वेव कौन सी है। बढ़े आगे? yes sir, yes sir, जी yes sir, ठीक, इसको दिमाग में बैठाइए। यहीं से एक और बात देखी जा सकती है कि अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो जनरलाइज है। पॉइंट सोर्सेस के केस में पावर बाय 4πr² इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है, मतलब ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट। ऐसे में आप बताओगे कि एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा पॉइंट सोर्स के केस में?
भाई यहाँ से साफ दिख रहा है कि पॉइंट सोर्सेस के केस में इंटेंसिटी, पॉइंट सोर्सेस के केस में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² बन गई। तो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा? तो भाई ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों को इक्वेट कर दो आप, ये दोनों फॉर्मूले इक्वेट कर दिए जाए। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। हाँ भाई ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों ही इंटेंसिटी के ही फॉर्मूले हैं। तो यानी ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन सेम सेम रिजल्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इससे मालूम चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये जरा आप नोट करो, फॉर अ पॉइंट सोर्स, फॉर द पॉइंट सोर्स intensity proportional to 1/r² and amplitude proportional to 1/r। लाइन सोर्स के केस में अगर पूछा जाए कि लाइन सोर्सेस के केस में क्या बनेगा, तो यहां भी क्लियर है कि लाइन सोर्स के केस में इंटेंसिटी, फॉर द लाइन सोर्स इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r। और इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मतलब इन दोनों फॉर्मूले को आपस में इक्वेट किया जाए, इन दोनों को इक्वेट करें अगर, तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/√r फॉर दिस लाइन सोर्स। और अगर शीट्स के केस में बात की जाए, लार्ज शीट्स की बात की जाए, तो पावर बाय एरिया को कंपेयर करेंगे इससे। यार ये यहाँ पर एरिया लिख दे रहे हैं वरना कंफ्यूजन होगी। दिस पावर बाय एरिया विल बी कंपेयर्ड विद दिस वैल्यू। तो यहाँ पर डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा, एंड दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो साउंड वेव के क्वेश्चन है, चाहे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली वो हमें पावर देते हैं, जैसे कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि वो हमें पावर की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, डिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, और सोर्स का टाइप बता देंगे कि सोर्स कौन से टाइप का है, टाइप ऑफ सोर्स देंगे, पावर देंगे और डिस्टेंस देंगे, और मोस्टली एम्पलीट्यूड पूछते हैं वो। तो आपको सिर्फ ये करना होगा, टाइप ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करो और इंटेंसिटी से उसको कंपेयर करो, तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू निकालनी होगी वो आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी यही काम होता है कि पॉइंट सोर्स दिया होगा तो उसका ये वाला फॉर्मूला, इसको कंपेयर करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले इंटेंसिटी फॉर्मूले से, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे। टू 2014 वाला क्वेश्चन जो कल किया था वो यही था, आप सबसे लास्ट क्वेश्चन जो करके क्लास खत्म की थी। और यहीं पर एक और पॉइंट बता दें आपको, यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लो, ये जो स्पीड ऑफ अ वेव है, जैसे यहाँ पर स्पीड ऑफ अ वेव है, तो इसके भी अपने अपने फॉर्मूले, तीनों वेव के लिए यहीं पर कंपेयर कर लो। ये जो स्पीड ऑफ अ वेव यहाँ देख रहे हैं, स्पीड ऑफ अ वेव यहाँ देख रहे हैं, या फिर स्पीड ऑफ अ वेव यहाँ देख रहे हैं, इनके लिए फॉर्मूले किस तरीके से बने, तो उसको देखो जरा। साउंड वेव के केस में, मतलब अगर टाइप ऑफ वेव और उसका स्पीड का फॉर्मूला, देख रहे हैं। तो अगर आपकी जो टाइप ऑफ वेव है वो स्ट्रिंग के अंदर है, अगर वेव इन द स्ट्रिंग है, तो स्पीड का फॉर्मूला दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल टी डिवाइडेड बाय म्यू, जिसमें कैपिटल टी बोलते हैं, कैपिटल टी कॉल्ड एज टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, कैपिटल टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड म्यू
mass per unit length. Capital T is the tension in the string and mu is called mass per unit length. साउंड के केस में अगर बात करते हैं, मतलब ये वेव इन द स्ट्रिंग के केस में हो गया। साउंड के बारे में बात करोगे जब, साउंड इन गैसेस, तो साउंड वेव इन गैसेस स्पीड का फॉर्मूला उसमें दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, जिसमें गामा है सीपी बाई सीवी। कैपिटल टी टेम्परेचर है केल्विन में और कैपिटल एम मोलर मास है किलोग्राम्स में। कैपिटल टी टेम्परेचर केल्विन में और कैपिटल एम गैस का मोलर मास किलोग्राम्स में, और गामा सीपी बाई सीवी वो डिपेंड करेगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक के हिसाब से। वहीं पर अगर साउंड की वेव किसी मेटल में हो, इन अ मेटल, साउंड वेव इन अ मेटल, then formula is square root of Young's modulus by the density. Young's modulus by density. एंड लास्ट में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर फ्री स्पेस में है तो इसको आप स्मॉल सी लिखते हो, स्मॉल सी इन द फ्री स्पेस, जिसको कहा गया था 1/रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू नॉट फ्री स्पेस में। और अगर मीडियम्स में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल हो रही है, तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला है स्मॉल सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, या फिर 1/रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। अब ये एक तरीके से कंप्लीट समरी हो गई है, पूरे वेव के जितने फॉर्मूलेज हैं वो इस पूरे सिंगल पेज पे आ गए हैं। तीनों टाइप की वेव, पावर, इंटेंसिटी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सब के समराइज कर दो। इसको अच्छे से नोट करें, इसको एक तरीके का वो बना लेना, एग्जाम से पहले रिवाइज करने की, इसको जस्ट बिफोर एग्जाम इसको रिवाइज कर लोगे तो फायदा रहेगा। ऑलमोस्ट पूरा वेव चैप्टर है इसमें। तीनों वेव हो गई है। सर व्यू मोबिलिटी है जी सर, इन स्ट्रिंग वाले में म्यू क्या है? म्यू मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, मास अपॉन लेंथ। स्ट्रिंग के 1 मीटर का मास कितना है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। तो वेव चैप्टर पढ़ने के लिए यही काम करो, एक साथ करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मतलब अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, हम साउंड अलग पढ़ें, ये अलग पढ़ें, जब सब में एक ही जैसी चीज पढ़नी है तो इसको एक साथ स्टडी किया जाए। और कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। अब जब पीवाईक्यू लगाओगे तो बताना मुझे कि क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। पीवाईक्यू लगा के बताना, ऐसे नहीं।
क्योंकि हमने भी सुबह भी देख रहे थे, कल भी देखा हमने कि वेव चैप्टर में डॉपलर के अलावा जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डॉपलर वाले क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग को बताया जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम डॉपलर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो इसी को ले दे करके बन रहे हैं। और इसके अलावा एक और डिस्कशन जो कल हुआ था वो ये था कि जो इक्वेशंस थी, वेव की इक्वेशंस, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि वेव इक्वेशंस जो होती है ना वो भी आपकी एक कॉमन होती है। वो इसको जब उसको लिखना चाहे तो लिखना, वरना छोड़ दे। कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हम लोगों ने कहा था जनरलाइज इक्वेशन थी, इसमें प्लस फाई नॉट और ऐड कर दिया था। जरूरत हो तो लिखना, वरना कल लिखा हुआ है। तो कल हम लोगों ने ये सब बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं वाई की जगह पर, वाई की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं, वाई की जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, वाई की जगह पर प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, साउंड वेव में वाई की जगह पर प्रेशर यूज किया जाता है, स्ट्रिंग वाली वेव में वाई की जगह डिस्प्लेसमेंट ही रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वाई की जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वाई की जगह मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रिंग वाली वेव में ये कैपिटल ए ही रहेगा, साउंड वाली वेव में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर चेंज आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बाकी ये चीज कॉमन चलती है। ये बता चुके हैं कि ओमेगा वाले से फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, के वाले से वेवलेंथ निकाली जाती है, और यहाँ से भी वेव की स्पीड निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रॉपर्टीज कल डिस्कस हुए थे, वो बाकी आपको याद रखने पड़ेगी कि ई क्रॉस बी वेव का डायरेक्शन होना चाहिए और ई और बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज। अब आज उसके आगे का स्टार्ट करें। साउंड के केस में, जस्ट फॉर द साउंड वेव अगर बात करोगे तो एक नया टर्म होता है ओनली फॉर द साउंड वेव, जिसको बोलते हैं लाउडनेस। लाउडनेस का भी एक फॉर्मूला दिया गया है ओनली फॉर द साउंड वेव, और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है 10 इंटू लॉग बेस 10 एंड आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, लाउडनेस फॉर अ साउंड वेव, जिसके यूनिट डेसिबल्स में दी जाती है, डीबी। कैपिटल आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है, और आई नॉट को बोलते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी, जो यूजुअली क्वेश्चंस में दी जाती है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। रेफरेंस इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी का मतलब होता है जिस पर लाउडनेस 0 आ जाए। इंटेंसिटी एक्चुअल में इंटेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और लाउडनेस रिलेटिव क्वांटिटी है। इंटेंसिटी मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे ठंडा और गर्म, तो ठंडा और गर्म ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई चीज ठंडी है या गर्म है, ये हो सकता है कि हमें हमें कोई चीज ठंडी लग रही हो और किसी और को वही चीज गर्म लग रही हो। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ लोगों को फ्रिज से निकाली हुई कोल्ड ड्रिंक भी गर्म लगती है और कुछ लोगों को वही बहुत ठंडी लगती है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि ठंडा है कि गर्म। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक निकाली हुई फ्रिज से, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो वो सबके लिए 10 डिग्री सेल्सियस है। ये अलग बात है कि 10 डिग्री सेल्सियस किसी के लिए ठंडा है, किसी के लिए गर्म। बिल्कुल ऐसे ही आपका इंटेंसिटी और लाउडनेस है। इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगी। किसी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो हमारे लिए और दूसरे पर्सन के लिए एक जैसी होगी। हाँ, उस इंटेंसिटी को जब आप सेंस करोगे अपने कानों से,
इंटेंसिटी की जब मतलब साउंड को सुनेंगे तो अगर एक ही साउंड दो लोग सुन रहे हो तो दोनों लोगों के लिए उस साउंड की इंटेंसिटी सेम कही जाएगी। लेकिन हो सकता है कि वो साउंड किसी के लिए धीमा हो और किसी के लिए तेज हो। भाई घर में टीवी चल रही है तो टीवी का वॉल्यूम सबके लिए बराबर है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यार आवाज बहुत तेज है और कुछ लोग कहते हैं कि आवाज बहुत धीमे है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो इसकी। वो सेंसेशन पार्ट है और उसी को हम लाउडनेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 इंटू लॉग बेस 10 आई बाई आई नोट, और इसीलिए आई नोट को रेफरेंस इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब ये वो इंटेंसिटी कही जाती है जिसमें जीरो लाउडनेस। रेफरेंस इंटेंसिटी मीन्स जीरो लाउडनेस। तो इसको भी ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। इंटेंसिटी इज अ एब्सोल्यूट पैरामीटर एंड लाउडनेस इज द रिलेटिव पैरामीटर। क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. देखिए, अब इसके बाद वेव चैप्टर में बस आपको एक ही चीज रह जाता है, वो स्टैंडिंग वेव, जिसमें वो निकालते हैं हार्मोनिक और ओवरटोन्स वाले फ्रीक्वेंसीज। तो वो भी चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें कोई हेल्प कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ये है प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। आप तरीका ढूंढ सकते हो कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ये तरीका निकाल सकते हो। क्योंकि वेव चैप्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि इसको कितनी बार भी पढ़ लो कंफर्ट नहीं आता इसमें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भैया फॉर्मूले को जितना एनालॉग के बेस पे करवा सकते थे करवा दिया उसे। प्रॉब्लम सुनिए, मिनिमम इंटेंसिटी, क्वेश्चन लिखो, द मिनिमम इंटेंसिटी, the minimum intensity which we can detect is 10 to the power minus 12 watt per meter square, and the maximum intensity which we can detect is 1 watt per meter square. Minimum intensity which we can detect is 10 to the power minus 12 watt per meter square, and the maximum is 1 watt per meter square, and both are at 1000 hertz. मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक ठाक पर्सन अगर हो कोई नॉर्मल पर्सन, और उसकी जो एज है वो भी अराउंड 20 से 30 के बीच में हो, अगर तो ये साइंटिफिक डेटा है कि उसका हमारे जो ईयर्स होते हैं वो मिनिमम इस इंटेंसिटी को सुन सकते हैं और मैक्सिमम इसको सुन सकते हैं। फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। फाइंड द प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पीड ऑफ साउंड is given as 343 meter per second. तो ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करिए। पहली चीज इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का जो जनरलाइज फॉर्मूला था एक था हाफ रो वी ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और हम लोगों ने कहा था कि साउंड के केस में
साउंड के केस में इसी इंटेंसिटी को डेल्टा पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स रो इंटू वी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो जस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं है इसमें। डेंसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, ओमेगा यहां से निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ओमेगा में 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करके, 2 पाई एफ से ओमेगा, विच मीन्स की ओमेगा भी एक तरीके से दिया हुआ है और इंटेंसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। तो एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, और यहां से डेल्टा पी भी निकाल सकते हैं, जिसको प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड, बिकॉज यहाँ पर भी डेंसिटी गिवन है और स्पीड गिवन है। तो हम छोड़ दे रहे हैं, अगर आप बताओ अपने आप कैलकुलेट कर लेना, बाद में आंसर बता देना। ये आंसर भी क्या बताएंगे इसमें, छोड़ दे इसको। कर लेंगे इसको, बताएं। यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। a point source with average power, a point source with average power 80 यानी 80 वोट, 80 वोट, पावर गिवन एज 80 वोट। फाइंड द इंटेंसिटी at 3 meter from the source. Find the intensity at 3 meter from the source. Find the intensity at 3 meter from the source. तो ये आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज पॉइंट सोर्स है तो पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट करके ये वैल्यू कुछ आ रही है 0.707 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट क्वेश्चन का, एट व्हाट डिस्टेंस the loudness is, at what distance the loudness is 40 decibel, at what distance the loudness is 40 decibel. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट लाउडनेस इक्वल्स टू 10 log base 10, फॉर्मूला वाज I अपॉन I नॉट, और I की जगह ये वाला फॉर्मूला पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, बट पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर। तो दिस I इज पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। I नॉट की फिक्स वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, पावर गिवन है, ये भी गिवन है आपको 40। बाकी जब एग्जाम में आएगा तो लॉग की वैल्यू दी जाएगी, मतलब एंटी लॉग दिया जाएगा या फिर लॉग टेबल वगैरह कुछ होनी चाहिए सामने।
आंसर लिख लो इसका, आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 2.52 इंटू 10⁴ मीटर। 2.5 साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो आएगा आंसर। Yes. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, at a certain distance at a certain distance from a point source at a certain distance from a point source, loudness is at a certain distance from a point source, the loudness is 30 decibels. At a certain distance from a point source, the loudness is 30 decibels. And amplitude is 4 centimeter. Amplitude is 4 centimeter. When the distance is doubled, when the distance is doubled, the new amplitude will be and the new loudness will be. When the distance is doubled, the new amplitude and the new loudness will be. तो एम्पलीट्यूड के लिए तो आपको ये रखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्स के केस में एम्पलीट्यूड वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या था, 1 बाई आर था या 1 बाई आर स्क्वायर था। पॉइंट सोर्स के केस में एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस 1 by r स्क्वायर 1 बाई आर था। तो अब इस हिसाब से डिस्टेंस को डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि न्यू एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। रीजन ये दे देंगे। लाउडनेस के केस में तो लाउडनेस की जनरलाइज डेफिनेशन है 10 log 10 I अपॉन आई नॉट, जनरलाइज फॉर्म में। इसको स्पेसिफिकली पॉइंट सोर्स के लिए बनाओगे अगर, तो पॉइंट सोर्स के केस के लिए 10 log 10 सिर्फ इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट सोर्स के लिए पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा। ये जनरल है, इसको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बदलते जाइए। जैसे लाइन सोर्स होता, अगर लाइन सोर्स होता तो इंटेंसिटी ऑफ लाइन सोर्स रख देंगे I don't know. इसको इस रिलेशन को लिख सकते हैं L इक्वल टू 10 log 10 पावर बाय 4 पाई आई नॉट छूट गया। हाँ एक मिनट सही है, पावर बाय 4 पाई आई नॉट ये अलग कर देंगे और -20 log r। एक बार देखना क्या किया हमने यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज की है। यस log m बाई n की प्रॉपर्टी लगाई है। log m बाई n को लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। समझ गए चीज? Yes. यस तो जब हमारा r1 डिस्टेंस होगा ये चीज बनेगी,
और नई नई लाउडनेस जो आएगी, न्यू लाउडनेस, तो ये टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, 10 log 10 पावर बाय 4 पाई आई नॉट, अ कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने डिस्टेंस r को डबल कर दिया, ये वाली वैल्यू डबल हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 log 10 2r when the distance is doubled। तो दिस न्यू लाउडनेस माइनस प्रीवियस लाउडनेस, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, या फिर L माइनस एल न्यू कर दें अगर, दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, और इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा 20 लॉग, ये भी समझो कैसे बना यार, जब माइनस करोगे इसमें से तो 20 कॉमन हो जाना है, log 2r माइनस log r, फिर वो log m/n प्रॉपर्टी लगा करके log 2 बन जाएगा। अब log 2 की वैल्यू बेस 10 पर कितनी होती है, ये कहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। 0.69। उसको मुझे ध्यान नहीं है कि वो बेस 10 पर होती है या वो बेस ई पे होती है, मतलब वो नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है या बेस 10 वाले की होती है। सर नेचुरल लॉग की होती है। हाँ, नहीं सर, हाँ बेस 10 की होती है, बेस 10 की होती है। इसी की वैल्यू होती है 0.69, यस सर। जो भी नेचुरल एग्जाम लॉग की 0.3 होती है। जो भी हो जाए, तो वो वैल्यू दी जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिए, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। और पुराने वाली लाउडनेस आपको दी गई है 30 है, तो नया लाउडनेस निकाल सकते हो। मतलब मेरा पॉइंट्स देखो, ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं सर कि ये बताने के लिए कि इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं होते, जिसको भी फॉर्मूला आता है वो कर लेगा, नहीं आता तो छोड़ दोगे, कोई बहुत लॉजिक वॉजिक नहीं लगते इनमें। आगे बोले और यस सर। देखो देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब देखिए, जैसे इसी में एक क्वेश्चन इस तरीके का भी है, अ, देखो द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव at a fixed distance, the intensity of a wave at a fixed distance, intensity of a wave at a fixed distance from a point source, from a point source is capital I. The intensity of a wave at a fixed distance from a point source is capital I. If frequency is, if the frequency is reduced by half value, that means f/2 कर दिया इसको, frequency is reduced to the half value and the displacement amplitude is doubled, displacement amplitude is doubled, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी गई, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, by what type, by what factor, by what factor the intensity will change, by what factor the intensity will change। ये भी इजी क्वेश्चन है।
बस ये याद हो जाए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा फिट करना है मेरे को। ये वाला लगाएं, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यस क्या इसमें वी चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करता है वी? चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो। मीडियम 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 पर, तो स्पीड तो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम तो चेंज किया नहीं हमने। डेंसिटी भी मीडियम पर डिपेंड करती है, ये दोनों चीजें मीडियम वाली हैं। तो जब तक आप मीडियम नहीं बदलोगे तब तक ना तो रो बदलेगा ना तो वी बदलेगा, यानी ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी को आधा करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये हाफ करेंगे तो स्क्वायर की वजह से ये 1/4 हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं, ये 4 टाइम्स। इसका मतलब नई इंटेंसिटी पुराने वाले इंटेंसिटी के बराबर ही आएगी, नो चेंज इन द इंटेंसिटी। और आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस देखिए, तो ये वेराइटीज हैं यार, देखो इससे ज्यादा वेराइटी तब आएंगी नहीं। थोड़ा सा हायर साइड पे जाओगे तो थोड़ी सी हायर साइड पे ये हो सकता है कि जैसे आपने कहा जाए कि टू साउंड वेव्स at 75 decibel and 80 decibel are sounded together. Two sound waves of 75 decibel and 80 decibel are sounded together. What is combined loudness? अच्छा, लाउडनेस को लेवल भी बोलते हैं इसको, जैसे लेवल ऑफ साउंड बोलते हैं, साउंड का लेवल है। तो व्हाट इज कंबाइंड लाउडनेस एंड कंबाइंड इंटेंसिटी? तो इसमें पहले तो आप ये बताओ कि दो साउंड वेव अगर एक साथ आप प्ले करोगे, दो अलग अलग साउंड वेव हैं एक साथ प्ले कर दिए, तो कंबाइंड लाउडनेस और कंबाइंड इंटेंसिटी जब दो साउंड वेव एक साथ प्ले की जाएंगी, क्या लाउडनेस को डायरेक्टली ऐड कर दे कि 75 और 80 मिल करके 155 डेसिबल बन जाएगा? नो सर। कैसे करें फिर, लाउडनेस कैसे ऐड होगी? क्या लॉजिक होना चाहिए अगर दो साउंड वेव में? सर इंटेंसिटीज को ऐड करके निकाल लें। इंटेंसिटीज डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे दो साउंड की वेव हैं तो क्या उनकी इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड करके कंबाइंड इंटेंसिटी कहा जा सकता है? देखो, जब हम इंटरफेरेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे भाई, दो साउंड वेव का मतलब इंटरफेरेंस हुआ है। तो इंटरफेरेंस में जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो बन रहा था I1 प्लस I2
प्लस 2 रूट I1 I2 एंड कॉस ऑफ फाई। इंटरफेरेंस के तीसरे वाले लेक्चर में आया था ये, जब हमने दोनों जब जिस लेक्चर में वो बताया था कि स्लिट अलग अलग विड्थ की हो जाएंगी तो उनके इंटेंसिटीज बदल जाते हैं, I1 प्लस I2। इसमें फाई को क्या कहा गया था, कैपिटल जो फाई यूज करते हैं कॉस वाले में, ये कहा गया था कि ये उन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अब आप कभी ये नोटिस करो कि जो यंग्स एक्सपेरिमेंट था, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स क्रिएट क्यों करी थी, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि स्लिट 1 और स्लिट 2 बनाई उन्होंने और लाइट यहां से भेजी थी, मतलब इंटरफेरेंस करवाने के लिए 2 स्लिट्स की क्या जरूरत थी? वो ये काम भी तो कर सकते थे, ये काम भी तो कर सकते थे कि 2 अलग अलग सोर्स ले लेते, 2 स्लिट की बजाय 2 सोर्स यूज कर लेते अलग अलग और लाइट भेज देते। कोहेरेंट होना चाहिए था। यस सर। यानी कि 2 अलग अलग सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, 2 डिफरेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्स बोलते किसको है, क्या मतलब होता है कोहेरेंट सोर्सेस का? किन सोर्सेस, किन, हाँ, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब कि वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो। दो अलग अलग सोर्स यूज करेंगे जब आप सेपरेट सोर्सेस, तो ये कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के हो ही नहीं सकते। मतलब इसको ये कहा जाता है कि इस पूरी दुनिया में दो साउंड कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं हो सकती है। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 2 लोगों के थंब इंप्रेशन कभी मैच नहीं कर सकते, 2 लोगों का रेटिना मैच नहीं कर सकता, यूनिक होता है ये बिल्कुल। पूरी दुनिया में आपका थंब इंप्रेशन यूनिक है, किसी दूसरे से कभी नहीं मैच करेगा ये। तो इसीलिए आधार बनवाने में रेटिना और थंब इंप्रेशन का यूज किया जाता है कि आप डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी इसमें। फ्रीक्वेंसी भी ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक है, 2 सेपरेट सोर्स कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल टास्क है ये। ऐसे में क्या होता है कि जो फाई होता है ये एक नॉन फिक्स्ड वैल्यू होगी फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, फॉर द इनकोहेरेंट सोर्सेस फाई इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, बदलता रहेगा, टाइम के साथ बदलता रहेगा। तो हो सकता है कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री है और अचानक से बदल करके 20 डिग्री हो गया, अचानक से बदल करके 90 डिग्री हो गया, अचानक से चेंज होकर के 180 डिग्री हो गया, बदल रहा है, लगातार चेंज होता जा रहा है फेज डिफरेंस। जिस वजह से इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए कॉस फाई की एवरेज वैल्यू देखी जाती है और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस फाई, क्योंकि कॉस का एक जब कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं तो कॉस का एक कंप्लीट ग्राफ जितना पॉजिटिव वैल्यू पर जाता है उतनी नेगेटिव वैल्यू पर भी जाता है, 1 कंप्लीट ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे इसकी तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, फिर पॉजिटिव होगा, ले दे करके उसकी एवरेज वैल्यू 0। इसीलिए नेट इंटेंसिटी फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस इट बिकम्स I1 प्लस I2, दैट्स ऑल, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। बट अगर ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है फाई की एक फिक्स वैल्यू है, देन इंटेंसिटी को कंबाइन करने का फॉर्मूला ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। कोहेरेंट सोर्सेस की इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकालेंगे और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस की इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए और ये इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए। और दो अलग अलग साउंड के वेव हमेशा इनकोहेरेंट होंगे, मतलब कि दो अलग अलग स्पीकर से अगर साउंड आ रहा है तो वो इनकोहेरेंट है, उनमें इंटेंसिटी से डायरेक्टली ऐड की जाएगी। ये बात यहाँ तक नोट कर लीजिएगा कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोहेरेंट एंड दिस इज फॉर इनकोहेरेंट। अब तो ये जो लाउडनेस हमें दी गई है, एक लाउडनेस L1 को लिखेंगे 10 log बेस 10 इंटेंसिटी 1 अपॉन आई नॉट करके, और दूसरी लाउडनेस को लिखेंगे 10 log बेस 10 I2 अपॉन आई नॉट। यहां से I1 निकालेंगे तो I1 की वैल्यू बनेगी आई डॉट मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग L1 बाई 10। एक बार बताना यार, हमको तो लॉग कम आता है। लॉग मेरे को थोड़ा टफ लगता है। आई नॉट एंटी लॉग L1 बाई 10। सही लिखा है, बता दीजिए। यस सर सही। एंटी लॉग में भी नीचे बेस लिखते हैं क्या? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब क्या एंटी लॉग के नीचे भी यहाँ बेस लिखा जाता है? सो जिस बेस का होगा उस पे पावर कर देंगे, 10 पावर L1 by 10 रहेगा। अच्छा, आज आप अपने हिसाब से देखते ना भैया, हमारे हालत पूरी टाइट है इसमें। और ऐसे ही I2 निकालते हैं। ये L2 बाई 10। तो अब क्या करेंगे, पहले हम कंबाइंड इंटेंसिटी निकालेंगे, और कंबाइंड इंटेंसिटी निकालेंगे दिस I1 प्लस I2 करके। और जब कंबाइंड इंटेंसिटी आएगी तो हम L कंबाइंड निकालेंगे, और L कंबाइंड निकालेंगे 10 log बेस 10, नीचे I नॉट रखेंगे और ऊपर कंबाइंड इंटेंसिटी विच इज I1 प्लस I2। बस ध्यान देना, ये L1 प्लस L2 नहीं आएगा, मतलब ये काम ना कर देना कि आप लाउडनेस को डायरेक्ट ऐड कर दें, वो काम किया तो गलत आंसर आ जाएगा। पहले इंटेंसिटी से कैलकुलेट करें I1 I2, फिर ये लगाइए, इसके पीछे का रीजन देंगे इनकोहेरेंट, ये इनकोहेरेंट है, ये इसका रीजन है। कंबाइंड इंटेंसिटी निकाल करके और उसके बाद फिर लाउडनेस वाला फॉर्मूला लगा करके कंबाइंड लाउडनेस निकालेंगे। ठीक है, बोलो भैया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये होगी इसकी प्रैक्टिस सर, इंटेंसिटी लाउडनेस की वेव चैप्टर से। थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ इसमें, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे
और यही जो एग्जाम्पल करें ध्यान रखो, इससे ज़्यादा बाहर आएगा नहीं, और गारंटी दे सकते हैं कि इससे ज़्यादा बाहर का कभी नहीं आता। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक वेव इक्वेशन दी गई है हमें y बराबर 0.02 साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन 0.04 माइनस 2 पाई x अपॉन 0.50। ये एक वेव इक्वेशन दी गई, एंड दिस वेव इज इन अ स्ट्रिंग, wave is in a string of linear mass density, wave in a string of linear mass density 0.04 किलोग्राम पर मीटर। और पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब वेव स्पीड वाले भी एक आध प्रैक्टिस कर लो, उसमें भी वेव स्पीड। मेरे ख्याल से समझ तो गए हो क्या करना है इसके अंदर। यस सर। टी वाला कोफिशिएंट, टी के साथ जो कोफिशिएंट है ये ओमेगा हो गया, सो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन 0.04 एंड दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एक्स वाला जो कोफिशिएंट है यानी कि 2 पाई अपॉन 0.05, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा है जिसको के बोलते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करके वेव की स्पीड आ जाती है ओमेगा अपॉन के, बिकॉज ये 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई लैम्डा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये एफ इंटू लैम्डा बन जाएगा, और एफ इंटू लैम्डा मतलब वेव की स्पीड, और ये चीज रूट ऑफ टी बाई म्यू भी है। तो ना ओमेगा गिवन है, के गिवन है, म्यू गिवन है, यही म्यू है किलोग्राम पर मीटर, और टी निकालना है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन जेई मेंस का ही है, ओरिजिनल क्वेश्चन इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हटा दें इसको। yes sir. ठीक, तो ये एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं। वेव इन वर्टिकल स्ट्रिंग, तो सिचुएशन 1 ये है। सिचुएशन 1, एक स्ट्रिंग मान लें जिसमें कोई वेव है, और मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर एक वेव है, और स्ट्रिंग इज अटैच्ड विथ अ मास ऑफ कैपिटल एम, और स्ट्रिंग का खुद का मास स्मॉल एम है। स्ट्रिंग का खुद का मास एम और उसकी खुद की लेंथ एल है। और ये पूछते हैं कि जो ये वेव होगी इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम जो इस वेव को लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करने में, वो टाइम कितना होगा। और कई तरीके की सिचुएशन दी जाती है। जैसे कि पहली सिचुएशन आपको दी गई
स्मॉल m इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कैपिटल M। और जिस सीलिंग से वो अटैच्ड है वो सीलिंग स्टेशनरी है। तो अब इन दोनों से जरा मैकेनिक्स को रिकॉल करिए। अगर ये स्टेशनरी है सीलिंग और स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कैपिटल M, तो एक तरीके से ये मासलेस स्ट्रिंग मानी जा सकती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल M। अगर स्ट्रिंग का मास अवॉइड कर सकते हैं तो कैपिटल M के कंपैरिजन में स्ट्रिंग का मास जब नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये एक तरीके की आइडियल स्ट्रिंग मान ली जाएगी। और आइडियल स्ट्रिंग में मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पॉइंट A पर और पॉइंट B पर या फिर बीच में किसी भी पॉइंट पर पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स यूनिफॉर्म आएगी। और टेंशन फोर्स अगर यूनिफॉर्म होगी और उसकी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू दिस कैपिटल mg के बराबर, एक्चुअल में कैपिटल mg के बराबर टेंशन पॉइंट A पर आई, बट क्योंकि स्ट्रिंग का मास कंसिडर नहीं कर रहे तो यहाँ वाली टेंशन और B वाली टेंशन और बीच वाले पॉइंट्स की टेंशन सब बराबर हो जाएगी। और जब टेंशन यूनिफॉर्म होगी तो रिकॉल करिए वेव स्पीड इज रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। तो जब T यूनिफॉर्म होगा तो वेव स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। दैट इंप्लाइज वेव स्पीड इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल T विच इज mg एंड म्यू मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। तो म्यू मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ। और ये यूनिफॉर्म आएगी, वेव स्पीड यूनिफॉर्म। तो अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड पर यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर अगर हम A से B तक ट्रेवल करेंगे, कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल करें फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, और ये डिस्टेंस पूरी L के बराबर है, तो टाइम ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये स्पीड का हो गया और डिस्टेंस L आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। नोट कर लें इसको। नोट हुआ? Yes. यस सर। ठीक है। सिचुएशन 2, small m is less than capital M but the ceiling is not at rest. Ceiling accelerates upward with some A acceleration, जैसे कि लिफ्ट के अंदर हो स्ट्रिंग, तो तुरंत याद आ जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर, एनएलएम चैप्टर, कि अगर ये सीलिंग में एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ तो उसका स्यूडो इफेक्ट की वजह से जी इफेक्टिव बदल जाएगी, एंड नाउ जी इफेक्टिव विल बिकम जी प्लस ए या फिर जी माइनस ए। तो अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड जो ग्रेविटी का इफेक्ट बढ़ाएगा और जी इफेक्ट की जगह जी प्लस ए, और बाकी सारा काम वही करो जो पीछे किया था अभी, कि नाउ द टेंशन विल बी कैपिटल mg, ये पिछले वाले क्वेश्चन में था, उसकी जगह mg इफेक्टिव कर देंगे। और जैसे इसके पहले वाला केस सॉल्व किया है, बस उसमें g को रिप्लेस करके g इफेक्टिव डाल दे। ये काम कई बार बता चुका हूँ, पेंडुलम के न्यूमेरिकल में भी यही काम करते हो,
स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल में भी कि जब भी ये पॉइंट एक्सेलरेट करता है ऊपर वाला, जितने भी फॉर्मूले और रिजल्ट हमारे पास आते हैं उनमें जी को रिप्लेस करो जी प्लस ए या फिर जी माइनस ए। और तीसरी सिचुएशन बनती है थर्ड सिचुएशन ये हो जाती है, सीलिंग इज एट रेस्ट, कैपिटल एम इज 0, मतलब नीचे कोई मास है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग है, उससे नीचे कोई मास नहीं लगा। मतलब सिर्फ ये वाला केस है, नॉर्मल स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है ना कि इस केस में टेंशन फोर्स वेरिएबल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अगर बॉटम बॉटम पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 होती है। और अगर बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर चले जाएं तो बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर वाले पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स की वैल्यू बनेगी, डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, डिटेल न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में, कि बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर जाने पर यहाँ पर टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इस पॉइंट के नीचे जितना भी वेट होगा, तो अगर ये x लेंथ है और म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो ये मतलब जहां पर आप टेंशन कैलकुलेट कर रहे हो, जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी है उसके नीचे जो स्ट्रिंग है उसका वेट कैलकुलेट कर दे, तो ये म्यू इंटू एक्स इंटू जी बन जाएगा। और इस हिसाब से जब टेंशन की वैल्यू म्यू एक्स जी विच इज अ वेरिएबल टेंशन एक तरीके से, तो वेव स्पीड वेरिएबल आएगी। और वेव स्पीड इज वेरिएबल विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है रूट टी बाई म्यू। तो रूट टी बाई म्यू के हिसाब से ये वेव स्पीड आएगी रूट ऑफ जी एक्स, जो कि एक वेरिएबल स्पीड आएगी। तो इसमें काइनेमेटिक्स यूज करेंगे और वेरिएबल वेव स्पीड को लिखेंगे dx बाई dt, एंड देन dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स बराबर रूट जी इंटू डी टी। बाकी टाइम को 0 से t तक के लिमिट रखेंगे और x को 0 से l तक की लिमिट, फिर मालूम करेंगे कितना टाइम लगेगा a से b जाने में। ये टोटल 3 केसेस हैं, और इसमें भी अगर सीलिंग को एक्सेलरेट कर दे इस सिचुएशन में भी, तो फिर वही काम, जहां पर हमारा जी आ रहा है इसको बदल करके जी इफेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस सर। चलिए ठीक। और वेव इन सर्कुलर रिंग, जैसे ये कहा जाए कि एक रिंग है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसके अंदर कोई वेव ट्रेवल हो रही है।
सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कुलर स्ट्रिंग है, उसमें कोई वेव चल रही है ओमेगा स्पीड से और रेडियस आर है, तो इस वेव की स्पीड कितनी होगी? और फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला मतलब एक्चुअल में ये टॉपिक वेव का नहीं होता है, क्योंकि वेव स्पीड निकालना मतलब मैकेनिक्स। क्योंकि इस क्वेश्चन का जब आंसर देना है मेरे को, तो फॉर्मूला तो पता है कि फॉर्मूला इज रूट टी बाई म्यू। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि जिसमें हमें कोई लॉजिक बनाना है, बस टी फाइंड करना है, टेंशन निकालनी है इसमें। ये पता लगाना पड़ता है कि इस रिंग में टेंशन फोर्स कितनी आएगी। तो इस रिंग में टेंशन फोर्स निकालने के लिए जिस लॉजिक को हम यूज करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही मैग्नेटिज्म के टाइम पर किया था हमने। हाफ रिंग लेके सूडो फोर्स सेंट्रीपिटल मैग्नेटिज्म के निकाल टाइम पर, बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हम आधी रिंग कंसिडर कर लें, हाफ रिंग अगर कंसिडर कर लें, तो आधी रिंग के ऊपर, सपोज ये राइट वाली हाफ रिंग, तो इस पर लेफ्ट साइड की टेंशन फोर्स यहां लगेगी और लेफ्ट साइड टेंशन फोर्स यहां लगेगी। और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि 2r/पाई पे होता है, आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास है 2r/पाई, वहां पर फ्यूगल, आधे रिंग के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, और वो जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि 2r/पाई। क्योंकि रोटेशनल रोटेशनल एक्सिस सेंटर पर है, रोटेशनल एक्सिस अगर सेंटर पे है तो सेंटर ऑफ मास उस रोटेशनल एक्सिस से 2r/पाई डिस्टेंस पर। बट एक करेक्शन करना है, हम लोग आधी रिंग ले रहे हैं तो मास भी आधा लेंगे, m/2, और इनको बैलेंस करके टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं। सो 2t विल कम एज m ओमेगा स्क्वायर r/पाई। टू को इधर लेके जाएं, नीचे ले आए 2 को, और एक r मल्टीप्लाई कर दें, एक r डिवाइड कर दें, m/2πr, m/2πr विच इज मास अपॉन लेंथ, ये म्यू है, m/2πr is mu, and that means ki tension is mu into omega square r square. So tension by mu becomes omega square r square. स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, जो वेव की स्पीड आ जाएगी ओमेगा इंटू आर। आ गया समझ में ये चीज, वेव Yes. स्पीड। तो तुम्हारे मैकेनिकल वेव चैप्टर भी अराउंड हम मान के चल सकते हैं कि डॉपलर और ये जो इक्वेशंस और स्पीड और इंटेंसिटी वाला टॉपिक है वो किया जा सकता है मेंस में जाकर के। इंटरफेरेंस ऑलरेडी कर लिया, तो जो इंटरफेरेंस लाइट में पड़ते हैं वही साउंड में होता है, कोई अलग नहीं होता। अब वेव चैप्टर का आपका सिर्फ एक सेगमेंट है जो खुद से करने के लिए है, वो ऑर्गन पाइप वाला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज। बीट्स वगैरह जो होते हैं चैप्टर,
तो चाहे तो उसको करो या फिर छोड़ दो, एक आध टॉपिक छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये जो टॉपिक बचा है हमारा लास्ट में कि अनपोलराइज्ड वेव एंड पोलराइजेशन। देखो, अगर ऑर्गन पाइप वाले चैप्टर जिन लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है वो तो पढ़े उसको, जिन लोगों को बिल्कुल ब्लैंक हो तो उसमें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ना करें। ये जो टॉपिक था ये इसलिए मैंने टच कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको पढ़ाना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जब हम पढ़ा ही रहे तो वही चीज आपकी साउंड वेव में भी लगती है, वही सब में लग रही है, इसलिए ये टॉपिक तो समझ में आ रहा है। ऑर्गन पाइप वाला चैप्टर अगर क्लास 11th या 12th में सीरियसली पढ़ा था थोड़ा बहुत तो ट्राई करना। अगर बिल्कुल ब्लैंक हो तो मेरा सजेशन है कि रहने दीजिए उसे। ये बताओ, कल हम लोगों ने, बात क्लियर हुई आप लोगों को? नहीं अभी, क्योंकि अब Yes. देखो टाइम कम हो गया, टाइम लगभग 20-22 दिन रह गए हैं, तो अब हमारे हिसाब से इसको बंद कर दिया जाए और अब रिवाइज किया जाए सब। बोलोगे तो पढ़ाने को पढ़ा देंगे अगली क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खत्म नहीं होगा ऐसे भी। चलिए देखो, हम लोगों ने कल एक टॉपिक पढ़ा था पोलराइज्ड वेव। कितने लोग को याद होगा पता नहीं, पोलराइज्ड वेव किसको कहा गया था? प्लेन पोलराइज्ड वेव, जिसमें हमने एक नाम दिया था कि प्लेन पोलराइज्ड वेव। तो प्लेन पोलराइज्ड वेव में हमने कहा था कि इसका मतलब ये होता है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E always it remains parallel to a fixed axis, parallel to the fixed axis at all the time। कल वाले लेक्चर से रिलेट कर पाओगे तो कल के लेक्चर में जिस वेव को मैंने डायग्राम में बनाया था उस वेव में जो डायग्राम हमने बनाया था दो प्लेन्स के बीच में, तो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वाई एक्सिस पे ही रखा हुआ था। आधी साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थी और आधी साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस पे थी, बट थी वो वाई एक्सिस पे ही। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस पर बनी रहे, ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस, वो पोलराइज्ड वेव है। जैसे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इक्वेशन लिखूं और लिखूं कि ये 10⁻² साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे, और बाहर मैं जे कैप लिख दूं, तो अगर आप याद करोगे तो हमने ये कहा था कि साइन के अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, साइन के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वेव के प्रोपोगेट करने का डायरेक्शन बताता है आपको, क्योंकि वेव एक्स एक्सिस पर है। लेकिन साइन के बाहर जो यूनिट वेक्टर होता है, साइन के बाद वाला जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ये आपको ई वेक्टर का डायरेक्शन देता है। तो आप खुद समझो, अगर टाइम बदलता चला जाएगा, टाइम की वैल्यू चेंज होती जाए, तो टाइम को चेंज करने के बावजूद भी, मतलब आप टाइम की वैल्यू बदलते रहिए, टाइम की वैल्यू बदलने से क्या इस यूनिट वेक्टर में कोई चेंजेस आएंगे? क्लियरली आंसर है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज टाइम चेंज करेंगे तो साइन वाली वैल्यू चेंज करेगी, ये टर्म चेंज करेगा, बट जो ये जे कैप है वो हमेशा जे कैप रहेगा। और यहीं पर अगर हम कोई ऐसी वेव लिख दें 10⁻² साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखें और बाहर लिख दें 3t जे कैप प्लस 4t के कैप एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है, बट इस यूनिट वेक्टर में टाइम का इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है। यहाँ तो टाइम रहेगा, हमेशा रहेगा, ये टाइम यहाँ और यहाँ पे हमेशा रहेंगे। अब इस वाली वेव में सिचुएशन क्या बनेगी? तो अगर हम t इक्वल टू 0 देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पर डायरेक्शन ऑफ E जो बनेगा, डायरेक्शन ऑफ E एट t इक्वल टू 0, जीरो नहीं कुछ और लेना पड़ेगा, जीरो पे तो कुछ ई जीरो आएगा। सपोज t इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो t इक्वल टू 1 पर डायरेक्शन ऑफ E 3i कैप नहीं 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, ये बनेगा। इसको 4t स्क्वायर कर लेते हैं, 4t स्क्वायर 3tj कैप प्लस 4t स्क्वायर। t इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर 6j कैप और प्लस 16k कैप। ना क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शंस बन रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है क्या उसी डायरेक्शन में ये भी है? तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले वेक्टर का एंगल और ये वाले वेक्टर का एंगल सेम नहीं आएगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदलती जा रही है, और ऐसी ही वेव कहलाती है हमारे लिए अनपोलराइज्ड वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। और कोई ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनिट डायरेक्शन है, वो प्लस जे कैप और माइनस जे कैप हो सकता है। डायरेक्शन फिक्स नहीं कह रहे हैं, एक्सेस फिक्स कर दो आप, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई चलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वाई एक्सेस से बदल के जेड एक्सेस हो जाएगा। ऐसी वेव कहलाएंगी हमारे लिए अनपोलराइज्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मतलब कि अगर ये कहा जाए कि अनपोलराइज्ड वेव इज मूविंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सेस। Unpolarized wave is moving on the positive x-axis. So it implies इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स्ड इन द डायमेंशन, वर्बली बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड इन द डायमेंशन है या वेरिएबल इन द डायमेंशन? अगर ये अनपोलराइज्ड वेव है तो डेफिनेशन वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वाई एक्सिस पर हो, थोड़ी देर के बाद टाइम बदल गया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जेड एक्सिस पर हो, टाइम बदलने के बाद हो सकता है कि वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में कहीं पर हो। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, नॉट अ फिक्स्ड डायरेक्शन, लेकिन प्लेन फिक्स होगा। और वो प्लेन होगा बट एज अ फिक्स्ड प्लेन वाई जेड।
ये 100% श्योर है कि रहेगा वाईजेड प्लेन पे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो हम सिर्फ इतना बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन की कौन सी डायरेक्शन में है ये नहीं बता सकते, क्योंकि वो डायरेक्शन लगातार बदल रही है। तो ऐसी वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप की जो वेव होती है उनको आप रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, तो वेव डायरेक्शन दिखाएंगे एक्स की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसे दिखाते हैं। ये ऐसे एरो दिखाएंगे और साथ में ये डॉट भी दिखाएंगे। ये डॉट जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरोज वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों कंबाइंड होकर के ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वाई एक्सिस पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जेड एक्सिस पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई और जेड दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं। दिस एरो इंडिकेट वाई एक्सिस, मतलब ये जो एरो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो डॉट बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जेड कंपोनेंट बता रहा होता है। और दोनों दिखाने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई और जेड में से कोई भी डायरेक्शन बन सकती है। ये तो हुआ अनपोलराइज्ड वेव। और इसको पोलराइज कैसे किया जाएगा? पोलराइज करने का मतलब होता है एक अनपोलराइज्ड वेव को पोलराइज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शंस बदल रही थी उनको एक डेफिनिट डायरेक्शन दे दी। अनपोलराइजेशन टू पोलराइजेशन। जिस वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार बदल रहा था, हम चाहते हैं कि उस वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए और वो चेंज करना बंद कर दे। अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे बेसिक मेथड बोलते हैं रिफ्लेक्शन। वन बेसिक मेथड इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन एट अ सुटेबल एंगल। और वो सुटेबल एंगल को कहा जाता है ब्रूस्टर्स एंगल। द ब्रूस्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवरी करके बताया था कि अगर सपोज हम एयर से और ग्लास में जा रहे हो या किसी भी मीडियम में जाए, और अगर हम यहां पर एक अनपोलराइज लाइट डाल दें तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एरो दिखाइए और साथ में डॉट दिखाएं, एरो एंड डॉट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये वेव आ रही है इस वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन ब्रूस्टर ने ये कहा था कि अगर आप इसको एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरीके से ले लें कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो और जो लाइट रिफ्रैक्ट हो, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, अगर आप एक ऐसा एंगल चूज करें कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में 90 डिग्री के एंगल पे चले जाएं, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होगी और उसमें सिर्फ डॉट वाला कंपोनेंट बचेगा, ओनली डॉट पार्ट। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सिर्फ डॉट वाले पार्ट्स। और जो रिफ्रैक्ट होगा वो अभी भी अनपोलराइज है, रिफ्रैक्ट वाली अभी भी अनपोलराइज लाइट। और कोई बड़ी बात नहीं कही इन्होंने, एक्चुअली 90 का एंगल इसलिए लिया है
अगर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड 90 के एंगल पर है, तो ये जो एरो वाला वाइब्रेशन है, ये एरो वाले वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन यहाँ आ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस तरीके की वाइब्रेशन आप दिखा रहे हो तो वेव और वाइब्रेशन पैरेलल नहीं हो सकते, ट्रांसवर्स वेव चल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 90 डिग्री जब बनेगा तो रिफ्लेक्शन वाली जो वेव होगी उसमें ये एरो वाले ऑसिलेशन प्रेजेंट होंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते ये, क्योंकि अगर ये ऑसिलेशन यहाँ पर आ गए तो ऑसिलेशन और वेव सेम डायरेक्शंस में होंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल का कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए सिर्फ डॉट वाले बचेंगे यहाँ पर। बाकी रिफ्लेक्शन वाली जो वेव होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। तो अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो रिफ्लेक्शन भी आई एंगल पर होगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड अगर 90 पर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 माइनस आई बनेगा। और स्नेल्स लॉ यूज कर लें अगर, तो साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई इज साइन आई अपॉन साइन आर इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एन मान लेंगे। इससे निकालते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, जो tan आई आ जाता है, tan आई इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रूस्टर एंगल। और एक दूसरा होता है कि बाय पोलराइड्स यूज कर लें अगर आप, पोलराइजिंग शीट्स लगा दें अगर, बूस्टर और पोलराइड और पोलराइजिंग शीट्स में क्या होता है, जो पोलराइजिंग शीट्स है इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, तो इसको हम इस तरीके से समझाते हैं। जैसे अगर कोई हमारे घर में कोई एक विंडो लगी है और ग्रिल वाली विंडो जिसमें लोहे की ग्रिल लगी है इस तरीके की, जेल वाला दरवाजा मान लीजिए कि विंडो है और उसमें लोहे की रॉड लगी हुई है। अब हम एक ऐसी ही रॉड, इसमें लोहे की रॉड लगा दी हमने, खिड़की तैयार हो गई, और एक ऐसी ही रॉड विंडो के एक साइड से विंडो के दूसरे साइड पर भेजना चाह रहे हैं। तो अगर हम एक रॉड लेकर के आए और उसका ओरिएंटेशन ऐसे रखें, तो क्या ये रॉड विंडो को क्रॉस करके इस साइड से इस साइड पर जा पाएगी? No, sir. विंडो में वर्टिकल रॉड लगी हुई है, जो घर की खिड़कियां होती हैं लोहे वाली, उसमें लोहे की ऐसे वर्टिकल रॉड लगाई हुई है। ऐसी ही एक रॉड को हम हॉरिजॉन्टल लेकर के जाना चाह रहे हैं, ये जाएगा ही नहीं उधर, ये सब इसको बीच में रोक देंगे। लेकिन अगर वर्टिकल ओरिएंटेशन में लेके जाएं, अगर लोहे की रॉड वर्टिकल ओरिएंटेशन में है तो आप बीच के जो गैप है उस गैप से इसको पास कर सकते हो।
कुछ इसी टाइप के प्रिंसिपल पर पोलराइजिंग शीट्स काम कर रही है। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को वो अपने से पास नहीं होने देंगे और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को वो अपने से पास अलाउ कर देते। लगभग बिल्कुल ऐसी जैसे विंडो है वैसे ही पोलराइजिंग शीट्स भी काम कर रही है। मतलब अगर एक पोलराइजिंग शीट्स इस तरीके से मानी जाए, जस्ट लाइक विंडो, पोलराइजिंग शीट लाइक विंडो, और हमने यहाँ पर एक वेव भेजी है अनपोलराइज्ड वेव, जिसमें ऐसे भी ऑसिलेशंस हो रही हैं और इस तरीके से भी। इस पोलराइजिंग शीट्स में क्या होता है, सपोज ये प्लेन आप वाई एक्सिस मान लेते हैं और बाहर की साइड जो प्लेन है उसको जेड एक्सिस मान लें, मतलब ये वाई जेड प्लेन है। आपसे कहा जाता है कि पोलराइजिंग शीट इज लाइक अ विंडो एंड इट्स ट्रांसमिशन या जिसको पास बोलते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस इज वाई। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसमिशन एक्सिस वाई है, इसका क्या मतलब? खाली y कंपोनेंट जा पाए। वाई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, ध्यान करिएगा, ये जो वर्टिकल एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट्स है और ये डॉट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट्स है। तो जब ये कहा जाता है कि ट्रांसमिशन एक्सिस वाई है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस विंडो से पास हो गई। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल रिमेन ऑन वाई एक्सिस, वो तो पास हो गए, जेड एक्सिस वाले पास नहीं हो पाएंगे। मतलब पोलराइजिंग शीट्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपने से पास करते हैं और बाकी कंपोनेंट ब्लॉक कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये उनका अपना प्रॉब्लम है, उसमें हाइड्रोकार्बन और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हमारे मतलब की सिर्फ इतनी चीज है कि पोलराइजिंग शीट्स आर लाइक विंडोज, दे अलाउ one component of electric field and they block the other component of electric field. तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी हमारी, नाउ इट इज पोलराइज्ड, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई, अनपोलराइज से पोलराइज हो गए। लेकिन क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कट कर दिया है, तो इंटेंसिटी में फर्क आ चुका होगा। अगर यहां पर इंटेंसिटी आई होगी तो जो लाइट पोलराइज होगी वो ऑब्वियसली उतनी इंटेंस नहीं होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मिसिंग है। तो ये इंटेंसिटी बदल करके इसकी लिखते हैं हम लोग I/2, जस्ट हाफ करते हैं। और हाफ का रीजन इसलिए है बिकॉज आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स एक लॉस हुआ है। तो नाउ इंटेंसिटी इज ओनली बाय 1 कंपोनेंट। पहले वो इंटेंसिटी 2 कंपोनेंट से थी, अब वो आधे 1 कंपोनेंट से। और अगर हम इसके आगे, इस वेव के आगे एक और पोलराइजिंग शीट लगा दें, पहले तो ये बताइए ये वाली वेव कौन से डायरेक्शन में पोलराइज हुई है? अगर पूछा जाए कि दिस वेव इज पोलराइज्ड, इन विच डायरेक्शन दिस वेव इज पोलराइज्ड? y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। दिस इज पोलराइज्ड इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई है। इसके आगे एक और पोलराइजिंग शीट रख दो आप, बट इसके आगे जो पोलराइजिंग शीट रखी है हमने, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है।
उस पोलराइजिंग शीट की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रही है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जब ये पोलराइज लाइट दूसरे वाले शीट से पास करेगी तो ये फिर पोलराइज होगी, बट अब इसका पोलराइजेशन उस पोलराइजिंग शीट की एक्सिस के पैरेलल, सीधा सा रूल यही है, जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस होगा उसी लाइन में पोलराइज हो जाएंगे। अगर वाई एक्सिस था तो नाउ द लाइट वाज पोलराइज्ड इन द वाई एक्सिस। अगर हमारा एक्सिस बदल चुका है अब, तो जो नई एक्सिस है वहां पोलराइज कर दे। इट इज नाउ अगेन रीपोलराइज्ड, बट दिस पोलराइजेशन इज एट थीटा एंगल विथ वाई एक्सिस। पोलराइज से फिर पोलराइज हुए, अगेन इट इज अ पोलराइज्ड वेव, बट पहले ये पोलराइजेशन वाई एक्सिस में था, अब जो पोलराइजेशन है वो वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है। पोलराइज्ड एट थीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, और ये पोलराइज था इन वाई एक्सिस। मतलब जो पोलराइजिंग शीट्स की जो ट्रांसमिशन एक्सिस होती है उसी लाइन में पोलराइज होना है, सीधा सा रूल ध्यान रखिए। और इसमें भी इंटेंसिटी बदलती है। इस I/2 को अगर आप I0 लिख दो तो फिर इंटेंसिटी बदलेगी, एंड नाउ दिस इंटेंसिटी विल बी I0 cos square theta, called as law of Malus। और थीटा इसलिए क्योंकि EY का cos थीटा वाला कंपोनेंट पास हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का cos थीटा कंपोनेंट पास हुआ है, और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का cos थीटा वाला कंपोनेंट पास हो रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। जितनी इंटेंसिटी यहाँ है उसमें cos स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। अनपोलराइज से पोलराइज होते हैं तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, बट पोलराइज इन वन डायरेक्शन से पोलराइज इन अदर डायरेक्शन, पोलराइज टू पोलराइज, मतलब पोलराइजेशन का डायरेक्शन बदल दिया। तो पोलराइजेशन का जब डायरेक्शन बदलोगे तो इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा के टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। So polarites or polarizing sheets are mainly for the purpose of polarization, and they polarize the light along their transmission axis। अगर ये लाइन ध्यान रख ली जाए तो क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके। अनपोलराइज से पोलराइज में आधी इंटेंसिटी, और पोलराइजेशन फ्रॉम वन डायरेक्शन टू पोलराइजेशन इन अदर डायरेक्शन में cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका।